हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन की विधियां आती है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की प्रणालियां हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन प्रथाओं को किस किस ने शुरू किया था, किस किस क्षेत्र में ये लागू थी और इनके प्रवर्तक या जनक कौन थे, इन सबको हम चुटकियों में याद कर लेंगे। आज के बाद आपको कभी भी इन तीनों विधियों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, आज की छोटी सी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन विधियों को किस किस ने शुरू किया था और कहाँ कहाँ पर ये लागू थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं मैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। रैयतवाड़ी को दोस्तों थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। महलवाड़ी को दोस्तों होल्ड मैकेंजी ने शुरू किया था। तो ऐसे तो दोस्तों किताबों में लिखा होता है, हमारे क्लास में अलग क्या है, हम दोस्तों इनको याद करेंगे, अलग यही बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की। दोस्तों, इसको याद करने के लिए कॉर्नवालिस को देखते हैं। कॉर्नवालिस में एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। कॉर्नवालिस करते थे पॉलिश, क्या करते थे दोस्तों? कॉर्नवालिस करते थे पॉलिश, यानी पुलिस व्यवस्था के जनक कौन थे दोस्तों? कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस करते थे पॉलिश, पॉलिश करके आदमी को बना देते थे स्थाई आईएएस। क्या बना देते थे? स्थाई आईएएस। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। और आईएएस व्यवस्था यानी कि सिविल सेवा के जनक भी कौन मान जाते हैं? कॉर्नवालिस माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों, पुलिस विभाग के जनक कौन है, यानी पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक भी कौन है? कॉर्नवालिस है। आईएएस सेवा या सिविल सेवा के जनक भी कौन है दोस्तों? कॉर्नवालिस है। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक कौन हो गए? कॉर्नवालिस। हमेशा याद रहेगा आपको, कॉर्नवालिस करते थे पुलिस, पुलिस करके आदमी को बना देते थे स्थायी आईएएस। याद रहेगा आपको, इस प्रकार से याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं रैयतवाड़ी। दोस्तों, रैयत में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, रैयत से मिलता जुलता एक शब्द है मैयत। और मैयत पर आदमी क्या करता है? रोता है। मैयत मानी मरा हुआ एक मुर्दा। और उस मैयत के ऊपर दोस्तों आदमी मरता है। आदमी मरता है तो उसके पीछे रोने वाले भी होते हैं। तो रोते हैं तो उसको कहते हैं अरे मत रो। क्या कहते हैं? रैयत मैयत मुनरो मत रो, मुनरो मत रो, रो मत। मुनरो क्या बोल रहे हैं? रो मत, मुनरो मत रो, मत रो मुनरो। याद रहेगा, रैयत पे मैयत, रैयत से याद रहेगा मैयत, मैयत को क्या कहेंगे? मत रो, मैयत मत रो। और यहाँ पर दोस्तों एक शब्द है महलवाड़ी या महलवाड़ी। दोस्तों, इसमें महल, महल के अंदर क्या होता है दोस्तों? होल होता है। होल को मेकिंग करते हैं, होल की मेकिंग करते हैं, तभी क्या बनता है? महल बनता है। होल्ट मैकेंजी। याद रहेगा, होल को मेक करना है, बनाना है। होल, होल की मेकिंग करेंगे तभी क्या बनेगा दोस्तों? महल बनेगा। महल को बनाने के लिए सबसे पहले होल की मेकिंग करनी पड़ेगी, होल मेकिंग जी। आपको होल्ट याद नहीं रखना, होल याद रखना है, होल मेकिंग जी याद रहेगा। इस प्रकार से आपको तीनों जो व्यवस्था है उनके प्रवर्तक याद रह जाएंगे। दोस्तों, अलग अलग से इस प्रकार से अलग ये भी देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, ये 19% भाग पर थी। और रैयतवाड़ी है वो 51% भाग पर थी। महलवाड़ी है वो 30% भाग पर थी। अब प्रतिशत किसका प्रतिशत? जो दोस्तों, जो भूमि अंग्रेजों के अधीन थी ना, उसके प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जो अंग्रेजों के अधीन थे, जिसे हम ब्रिटिश भारत बोलते थे, उस ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, 51% भाग पर थी रैयतवाड़ी और 30% भाग पर थी महलवाड़ी। अब इन व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से दोस्तों सिस्टम हुआ करता था, ये देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को जमींदारी व्यवस्था बोलते थे। क्या बोलते थे? जमींदारी व्यवस्था भी बोलते थे। अब जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था, जैसे कोई किसान है, इस किसान के ऊपर है ना, बहुत सारे किसान हो गए और इन किसानों के ऊपर एक रखते थे जमींदार। क्या रखते थे दोस्तों? जमींदार। ये जमींदार क्या करेगा? अब इन किसानों से टैक्स वसूलेगा। जितना भी टैक्स रेवेन्यू हुआ, जितना भी टैक्स का कलेक्शन हुआ, इस कलेक्शन में से 1/11 भाग तो रखेगा दोस्तों जमींदार खुद, और 10/11 भाग है वो दोस्तों देगा कंपनी को। समझ में आया आपको कुछ? यानी अगर ये जो छोटे-छोटे किसान हैं बहुत सारे, इन किसानों के ऊपर होता था एक जमींदार। और जमींदार जैसे 11 कुंटल, जमींदार ने 11 कुंटल अनाज है वो इकट्ठा किया टैक्स के रूप में। 1 कुंटल तो खुद रखेगा, 10 कुंटल किसको देगा? कंपनी को। ये सिस्टम होता था। कुल वसूली का 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग है वो जमींदार है खुद रख लेता था। और अगर जमींदार ने निश्चित समय में लगान नहीं वसूल पाया किसानों से और नहीं चुका पाया कंपनी को, तो उसकी ज़िम्मेदारी को रद्द कर दिया जाता था सूर्य के ढलने से पहले-पहले। इसे सूर्यास्त का नियम कहते थे। याद रहेगा। और इसमें जमींदारी व्यवस्था दोस्तों 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात आपको ध्यान होगी। इसके अलावा क्षेत्र भी देख लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक भाग में जो ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग था, उस पर ये व्यवस्था लागू थी। और इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। जमींदार या राजस्व की जो टैक्स की रेट थी दोस्तों, वो हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी। याद रहेगा आपको। पता चल गया जमीन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में क्या था।
एक ज़मींदार, ज़मींदार किसानों से टैक्स वसूलेगा, 1/11 भाग खुद रख लेगा, 10/11 भाग कंपनी को दे देगा। अगर ज़मींदार टैक्स समय पर नहीं वसूल पाता है, कंपनी को समय पर लगान नहीं जमा करा पाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी को सूर्यास्त नियम के तहत, सूर्यास्त कानून के तहत उसको ज़िम्मेदारी को छीन करके और अन्य ज़िम्मेदार को दे दिया जाता था। ये थी अपनी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिस्टम कौन-सा है? वो है रैयतवाड़ी, रैयत, मैयत और मैयत पर क्या कहते हैं, "अरे मत रो यार, जाना था वो तो चला गया, अब क्यों रो रहे हो?" तो मुनरो मत रो, मुनरो मत रो, याद रहेगा आपको। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके अंदर कौन था? थॉमस मुनरो। और ये 1820 के अंदर शुरू हुई और इसमें कैप्टन रीड भी आपको याद रख लेना साथ में, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इन्होंने शुरू की थी। मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम के कुछ हिस्सों में यानी ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर ये व्यवस्था लागू थी। इसमें दोस्तों किसानों से सीधा टैक्स वसूलते थे। कि वहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे किसान हैं और किसानों के ऊपर क्या था? ज़मींदार था। यहाँ पर ज़मींदार था और कंपनी है ना, वो ज़मींदार से टैक्स वसूलती थी और ज़मींदार है वो किसानों से टैक्स वसूलता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ इंग्लिशमैन है, अंग्रेज़ है वो सीधे किसानों से वसूलते थे। यहाँ ज़मींदार वगैरह नहीं होता था, बिचौलिया नहीं होता था, कोई बीच में नहीं होता था। तो आपको ये अलग विशेष ध्यान रखना है कि ज़मींदार या बिचौलिया इसके अंदर नहीं होता था। किसानों को सीधे भूमि का स्वामी बना दिया गया और राजस्व का जो टैक्स है वो गुणवत्ता और क्षेत्रफल के आधार पर 20 से 30 वर्षों के लिए वसूला जाता था और सीधे किसानों से टैक्स वसूला जाता था। ये पहले लाइन में देखो आप, ये व्यवस्था सीधे किसानों से वसूली की जाती थी। किसानों को रैयत बोलते थे दोस्तों, रैयत से यानी किसानों से सीधा टैक्स वसूला जाता था। बीच में जमींदार नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जमींदार नाम का कोई कारक बिचौलिया भी इसके अंदर नहीं होता था। इसमें टैक्स की दर वसूली जाती थी, उसकी टैक्स की दर है वो बहुत ऊँची होती थी। लगभग उपज का लगभग 50% भाग यानी आधा भाग है या 60% भाग है, 50 से 60% भाग है, वो दोस्तों अंग्रेज़ों को एज़ ए टैक्स देना पड़ता था। बात करते हैं तीसरी व्यवस्था के बारे में। तीसरी है दोस्तों महलवाड़ी, महल के अंदर मैक करना है, किसका मैक करना है? ओल का। पॉल मैकेंजी है इस व्यवस्था के जनक थे, 1822 के अंदर ये शुरू हुई थी। इसमें दोस्तों महल या महाल शब्द का अर्थ होता है गाँव, जो इस गाँव को पूरे राजस्व की इकाई माना जाता था। 1833 में विलियम बेंटिक ने इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से लागू किया था। इसका क्षेत्र आपको याद रखना है, उत्तर-पश्चिम प्रांत, मध्य भारत, गंगा घाटी और पंजाब का क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भाग होता था। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इसमें देखो अलग सिस्टम होता था। इसमें जैसे पूरा कोई गाँव है, ये एक पूरा गाँव है। इस गाँव के अंदर एक होता था मुखिया, गाँव का मुखिया, इसे एक व्यक्ति को जो दोस्तों मुखिया सेलेक्ट कर दिया जाता था। अब कंपनी है ना, कंपनी, कंपनी क्या करेगी? कंपनी मुखिया से टैक्स वसूलेगी। दोस्तों मुखिया से टैक्स वसूलेगी और मुखिया अपनी मनमर्जी से किसानों से टैक्स वसूलेगा। यानी राजस्व जमा करवाने की सारी ज़िम्मेदारी किसकी होती थी? मुखिया। और उस मुखिया को लंबरदार बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? लंबरदार बोलते थे। वो लंबरदार क्या करेगा? इस पूरे गाँव से टैक्स वसूल करके और जो टैक्स जितना भी आएगा वो टैक्स है वो कंपनी को जमा करवाएगा। ऐसा होता था, इस पूरे गाँव को बोलते थे महाल। तो इस व्यवस्था को क्या बोला गया? महालवाड़ी व्यवस्था बोला गया या महलवाड़ी व्यवस्था बोला गया। यानी पूरे गाँव के साथ सामूहिक रूप से समझौता किया जाता था। राजस्व जमा कराने की ज़िम्मेदारी गाँव के मुखिया या लंबरदार की होती थी। समय-समय पर राजस्व की दर में संशोधन कर दिया जाता था। अगर अगर मतलब बरसात अच्छी हो गई तो टैक्स के रेट ऊँचे हो जाते थे और बरसात कम हो गई तो टैक्स के रेट कम हो जाते थे। इस प्रकार से आपको रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये तीनों आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। दोबारा देखते हैं दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक कौन थे? आपको पता है, स्थायी यानी कॉर्नवालिस करते थे, पॉलिश पॉलिश करके आदमी को बना देते थे स्थायी रूप से आईएएस। तो आईएएस प्रणाली, पुलिस प्रणाली और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इनके 3 के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। रैयत, रैयत, मैयत, मैयत पे मत रो, मुनरो, याद रहेगा। महलवाड़ी, महल को मेक करना है, क्या बनाना है? महल बनाएँगे तो मेक हॉल मैकेंजी, याद रहेगा, हॉल मैकेंजी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में स्थायी रूप से टैक्स वो मतलब स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इनके अंदर जो सिस्टम होता था वो मैंने आपको बता ही दिया। इस प्रकार से दोस्तों इस छोटी-सी क्लास के अंदर आपको ये तीनों जो व्यवस्थाएँ हैं ये पूर्ण रूप से आपको याद रहेगी, ऐसा मेरा दावा है। अगर चैनल पसंद आए, सॉरी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद नहीं आए तो सब्सक्राइब मत कीजिए। थैंक यू।